योशिका अ मेंटल हेल्थ गाइड। डॉक्टर पीयूष महाजन और मैं इस बार आपको दूसरी सेट ऑफ सीरीज की तरफ ले जाते हैं, जो हम इस बार आपको वीडियोस के थ्रू शेयर करेंगे। और इस सीरीज में हम बात करेंगे चाइल्ड साइकियाट्री के बारे में, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री और उससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री है क्या चीज, अगर हम डिस्कस करें, अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री है क्या। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री की एक ऐसी सब स्पेशलिटी है, फील्ड है जो डील करती है स्पेसिफिकली चिल्ड्रन और एडोलेसेंट एज ग्रुप को, 18 ईयर से कम तक की एज ग्रुप को, और हम डील करते हैं उनके साइकियाट्रिक इलनेसेस और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स को, जो कि बहुत यूनिक होते हैं, जो चाइल्डहुड से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, जिसे आजकल हम न्यू टर्म देते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे कहते हैं ADHD, ऑटिज्म और बहुत सारे एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे इलनेसेस होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती है चाइल्डहुड में और एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही। हम इन डिसऑर्डर्स के बारे में हम आपको इस सीरीज में आगे बताएंगे। अब अगर चाइल्ड की बात होती है तो चाइल्ड की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात तो आती ही आती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक चाइल्ड का बहुत जरूरी हिस्सा होता है, कि अगर हम कहें कि अगर हमारा चाइल्ड डेवलप नहीं कर रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है। और ये क्यों है, क्या कारण है हमारे बच्चे को क्यों डेवलप नहीं कर पा रहा, क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा, क्या इसके शारीरिक कारण है, क्या ये किसके मानसिक कारण है, क्या सिर्फ हम पीडियाट्रिशियन को दिखाएं या हम चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को भी इस बारे में हमारा कंसर्न होना चाहिए। तो अगर नॉर्मल डेवलपमेंट की बात करें तो खासकर सब पेरेंट्स को इस बारे में मालूम ही है कि जैसे डेवलपमेंट को हम माइलस्टोन्स के फॉर्म में देखते हैं बच्चों में, कि किसी एज ग्रुप में, किसी एज रेंज में कोई माइलस्टोन रीच करता है, कि एक उम्र के बाद इंसान क्रॉल करना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, बाइसिकल चलाना शुरू करता है। किसी एज पे इंसान एक बच्चा सिंगल सिलेबल बोलता है, फिर डबल सिलेबल बोलने लगता है, जैसे कि मामा पापा, फिर वर्ड्स बोलने लगता है, फिर सेंटेंसेस बोलने लगता है। तो इन माइलस्टोन्स को अगर हम क्लासिफाई करें, हम इनको 4 भागों में मोटा मोटा क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, अडेप्टिव एंड सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये 4 तरीकों में हर एज रेंज में, हर एज ग्रुप में एक इंडिविजुअल, एक चाइल्ड ग्रो करता है। और अगर ये चाइल्ड की डेवलपमेंट में उस रेंज के अंदर वो माइलस्टोन्स ना रीच करे बच्चे में, तो ये एक घबराने वाली बात हो जाती है पेरेंट्स के लिए। तो वो लोग अप्रोच करते हैं उनके डॉक्टर्स को, उनके पीडियाट्रिशियंस को और साइकियाट्रिस्ट को, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को, कि हमारा बच्चा ग्रो क्यों नहीं कर रहा, डेवलप क्यों नहीं कर रहा है, उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, उसका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। इतनी उम्र में तो इसके साथ के बच्चे दौड़ने लगते हैं, ये तो चल भी नहीं पा रहा है। तो ऐसे कुछ चीजों में डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ लेन देन हमारे साइकियाट्री से लेन देन रहता है, और हर डिसऑर्डर में हम उस बारे में इसको डिस्कस करते हैं। अब फिजिकल कारण तो बहुत सारे होते हैं, कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बच्चे को पूरा, या बच्चे को कि बोन्स में वीकनेस है, या बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस बताते ही हैं आपको कि इसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली या साइकियाट्रिकली, तो डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जुड़ी होती है अटैचमेंट, मदर का और पेरेंट्स का अटैचमेंट बच्चे के साथ, और उनका जो बॉन्ड होता है एक दूसरे से, क्या नर्चरेंस मिलती है बच्चे को बचपन से ही, और वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट में, माइलस्टोन्स की डेवलपमेंट में और उसकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हम चाइल्ड साइकियाट्री के हर डिसऑर्डर में कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में बात करते ही करते हैं। तो ये थे मोटे मोटे, हम अगर बात करें कि चाइल्ड साइकियाट्री, चाइल्ड एडोलेसेंट साइकियाट्री क्या है, ये क्या साइंस है,
इसमें क्या टाइप के इलनेसेस आते हैं बच्चों की, और नॉर्मल डेवलपमेंट का मोटा मोटा हमने आज डिस्कस किया। अगर हम बात करें, अगर आज हम शुरू करें कि अगर हम पहले एक डिसऑर्डर पे शुरू हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, और बाकी डिसऑर्डर्स हम फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि हमें अगर कॉमन भाषा में हम कहें कि जिसे हम पहले भी कहते थे, लोगों को आम तौर पे लोगों को इस डिसऑर्डर का नाम मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये क्या चीज है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी भी बच्चे में हम तब डायग्नोज कर लेते हैं जब हमारे पास क्लियर कट कॉज होता है कभी कभी, तो वो तो हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जैसे कहते हैं कि बच्चे का बचपन में ही इशू बर्थ के टाइम पे ही हो गया ऐसा कुछ कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी, जेनेटिक इलनेस चल रही है बच्चे की फैमिली में आगे जाके, या फिर हम कहें कि मदर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे थे, उनको दवाइयां चल रही थी, या कुछ भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी पैदा होने के टाइम पे, उनको डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन आई, बर्थ ट्रॉमा हुआ, या इन्फेक्शन हुई मदर से बच्चे को, या HIV जैसी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गई। तो ऐसी चीजों में तो हमें धीरे धीरे पता ही होता है, चल जाता है धीरे धीरे ऐसे बच्चों में। या मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म था जो कि एक करेक्टेबल कॉज है मेंटल रिटार्डेशन का, जो कि एक प्रिवेंटेबल कॉज है कि अगर प्रेगनेंसी में ही हम मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म उनकी करेक्ट कर दें तो बच्चे में आगे मेंटल रिटार्डेशन प्रिवेंट हो जाती है। तो ये जो जेनेटिक कॉजेज होते हैं जो या पेरिनेटल कॉजेज होते हैं, उससे तो हम बहुत जल्दी इनको आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं कि 5 साल से कम की उम्र में कि बच्चा मंदबुद्धि है, ये धीरे धीरे ये जल्दी नहीं सीख पा रहा है, इसका बर्थ के बाद इसका वेट लो था, ये इसको ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इसे ICU में रखना पड़ा था, इसको बहुत तेज बुखार आया था। तो वो तो ऑब्वियस कॉजेज हमें पता ही हैं। कुछ कॉजेज ऐसे भी होते हैं जो हमें कभी कभार नहीं भी दिखते, जैसे कि जेनेटिक कॉजेज में अगर क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम नाम की सिंड्रोम हमारे बहुत सारे मेंटली रिटार्डेड बच्चों में मिलते हैं कि उनके मून लाइक फेसेस होगी, मंगोलॉइड फेसेस होंगी, एब्सेंस ऑफ सिंगल क्रीज होगी पाम पे, पिकेंथल फोल्ड एब्सेंट होगा, नोज थोड़ा स्लांटेड होगा, है ना। तो ऐसे बच्चे जनरली बहुत चीयरफुल होंगे, ऐसे हमने आमतौर पे अपने सोसाइटी में देखे ही हैं। कुछ मेंटली रिटार्डेड बच्चों का एक्सपोजर लेड पॉइजनिंग से होता है, डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। ये तो मोटे मोटे हमने कारणों की बात की, मेंटल रिटार्डेशन होता क्यों है और अगर कि होता क्या है। ऐसे बच्चे जिनमें ग्रो नहीं कर पा रहे, जिनके माइलस्टोन्स डिलेड हैं, या अपनी एकेडमिक फंक्शनिंग के अलावा उनकी अडेप्टिव फंक्शनिंग में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। विद द टाइम डेफिनेशंस में मेंटल रिटार्डेशन में अडेप्टिव फंक्शनिंग ऐड होती गई है कि जो इंसान पढ़ाई में वीक है या फिर वो जो टाइम पे ग्रो नहीं कर पाया, उसके माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पाए, हर वो बंदा मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा जब तक उसकी सोशल और अडेप्टिव फंक्शनिंग पे इम्पेयरमेंट या प्रॉब्लम या इंटरफेरेंस नहीं आने लग जाती। तो अगर इसको क्लासिफाई करें तो हम इन्हें मोटा मोटा 4 तरीकों में क्लासिफाई करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। एक पहले क्लासिफिकेशन में बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती थी या बॉर्डरलाइन MR भी होता था। विद टाइम इस टर्म को हटा दिया गया। ऐसा देखा गया कि जैसे ही क्लासेस बढ़ते हैं और जैसे ही बच्चा बढ़ता है तो वो बॉर्डरलाइन MR का बच्चा नॉर्मल बच्चों में घुल मिल के उससे कोप कर जाता है और वो नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। अगर हम बात करें माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड की, जो हम आज की डेट पे क्लासिफिकेशन है, ये हम मोटा मोटा हम आपको बता सकते हैं कि कुछ साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, अगर हम वो मेंटली रिटार्डेड बच्चों में लगाएं, अप्लाई करें, तो उनके जो स्कोर आता है उस स्कोर के बेसिस पे या परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से इनको हम क्लासिफाई करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड में।
और ऐसे बच्चे ज्यादातर पेंशनेबल होते हैं। 50% से ऊपर की डिसेबिलिटी होती है माइल्ड, और उससे ऊपर जितने भी ऐसे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, लेटेस्ट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ऐसे बच्चों को राइट देती है कि उनको गवर्नमेंट के हिसाब के तरफ से पेंशन मिले एंड उस मंथली, और उसके अलावा उनको एड मिले अंडर डिफरेंट स्कीम्स जो इंडिया गवर्न कर रही है। तो अगर हम बात करें माइल्ड एमआर की, माइल्ड एमआर जनरली लोग होते हैं जो 6th ग्रेड तक एजुकेटेबल होते हैं, हम उनको पढ़ा सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। मॉडरेट जनरली स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर, मतलब वर्क सिखाया जा सकता है, उनको ट्रेन किया जा सकता है, उनको पढ़ाया तो नहीं जा सकता, बट उन्हें किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में ट्रेन किया जा सकता है। और रही बात सिवियर और प्रोफाउंड एमआर की, वो जनरली उनको हाई सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको डेली लाइफ की चीजों के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, हर चीज के लिए 100% सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। नियर 100% सपोर्ट इन सिवियर और प्रोफाउंड के मेंटली रिटार्डेड बच्चों में जरूरत पड़ जाती है। और जितने भी हमने जेनेटिक कॉजेज और इतने ऑब्वियस कॉजेज बताए थे मेंटल रिटार्डेशन के, डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले, वो इस कैटेगरी में मिल जाते हैं, सिवियर और प्रोफाउंड में। जनरली माइल्ड और मॉडरेट में कॉज बहुत जल्दी नहीं मिलता है, सिवियर और प्रोफाउंड में कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन बहुत जल्दी मिल जाता है हमारे पास। अब अगर हम बात करें कि जब हमारे पास कोई भी बच्चा आता है अपने पेरेंट्स के साथ, तब हम उन्हें कैसे एवेल्युएट करते हैं। हम टीचर्स, जैसे हमने आपको बताया, टीचर्स का बहुत रोल होता है उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी जो बिहेवियर एनालिसिस में, बच्चों के पेरेंट्स की, टीचर्स की बिहेवियर रिपोर्ट को लेकर, और खुद अपने सामने बच्चा किस तरह बिहेव कर रहा है उसको देखते हुए, और उसकी वो चीजें क्या चीजें हमारे कर पाता है और क्या क्या चीजें नहीं कर पाता है। कि फॉर एग्जाम्पल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक देख पाता है या आर्म्ड क्लॉक देख पाता है, कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाता है, शेप्स, कलर्स को वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है, हमारे सामने कुछ ड्रॉ कर पा रहा है। ऐसे कुछ बेसिक नॉर्मल टेस्ट और कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट लगाकर हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन के साथ देखते हैं कि इस बच्चे में कितने डिग्री या कितने लेवल की मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रहती है, किस रेंज में ये बच्चा आता है और कितनी डिसेबिलिटी है। उसको ध्यान में रखते हुए हम इंडिविजुअली पेरेंट्स को और उनके टीचर्स को गाइड करते हैं कि हम इस बच्चे को कैसे ट्रेन करें। अगर कोई बच्चा माइल्ड है तो हम उसको अगर एजुकेट कर पाते हैं तो हम उसको एजुकेशन में स्पेशल एम्फेसिस देते हैं कि इस बच्चे में थोड़ा सा ज्यादा पेशेंटली, थोड़ा सा ज्यादा तरीके से रिविजन्स देने पड़ेंगे हर चीज के, ताकि वो बेटर उसको अप्रोप्रिएटली समझ पाए। अगर बच्चा मॉडरेट लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन का है तो हम देख सकते हैं कि इस बच्चे में क्या स्किल्स इनकलकेट कर सकते हैं हम। अगर लड़का है तो क्या हम इसको चीजें, छोटी मोटी चीजें सिखा सकते हैं, कारपेंटरी की, पेंटिंग की, मैकेनिकल काम, प्लम्बिंग काम, या जो भी उसके इंटरेस्ट की बात चीजें हों, हम उसको वो बहुत बार रिपीटेडली अंडर सुपरविजन और फिर धीरे धीरे उसको इंडिपेंडेंट काम पे लगा सकते हैं। पहले वो अंडर सपोर्ट, अंडर एड, अंडर फुल सुपरविजन काम करे, धीरे धीरे वो अपना इंडिविजुअल काम करने लगे। अगर फीमेल है तो उसको हम हैंडीक्राफ्ट, निटिंग अपने सामने ध्यान से करवा के कि कोई इंजीरियस चीज को ना, इंजरी ना कर ले बच्चा अपने को, कैंची चला रहा है या नीडल चला रहा है तो अपने को इंजर ना कर ले, और उसको कैसे मैन्यूवर कर रहा है, कैसे उस चीज को बच्ची सीख पा रही है, और धीरे धीरे फिर वो अपने इंडिविजुअली सपोर्ट के बिना सुपरविजन के कर पा रही है। ऐसे हम ऐसे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। सिवियर और प्रोफाउंड मार में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती है छोटी छोटी चीजों पे पेशेंटफुली, और स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे कैसे बटन का लगाना, कैसे अनबटन करना, कैसे पानी पीना, कैसे वॉशरूम जाना, कैसे कपड़े पहना, कि जैसे पानी पीना एक एक स्टेप वाइज की ग्लास लेना है, ग्लास है उसको ग्रिप वाइज अच्छे से पकड़ना है,
उसको उठाना है, उसको कैसे बिना स्पिल किए घूंट वाइज थोड़े थोड़े घूंटों में पीना है, कैसे बिना स्पिल किए स्पून को उठाना है, कैसे मुंह तक ले जाना है, या कैसे उसको ईट करना है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम सिवियर और प्रोफाउंड एमआर जैसे बच्चों में बड़े पेशेंटली स्टेप वाइज मैनर में सिखा सकते हैं। धीरे धीरे ये बच्चे ट्रेन होने लगते हैं और हम उनको इसके साथ साथ ना ही सिर्फ साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ साथ या सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट के साथ साथ, उनके पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ साथ बाकी चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर होलिस्टिकली देखें कि उनको हियरिंग एड्स की जरूरत तो नहीं है, उनको विजन प्रॉब्लम्स पे स्पेक्टिकल्स की जरूरत तो नहीं है, उनको स्पीच थेरेपी की जरूरत तो नहीं है, उनको कोई वॉक करने के लिए सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों को चलने की जरूरत तो नहीं है, बच्चा सीजर या एपिलेप्सी का मरीज है तो उसको लॉन्ग टर्म एपिलेप्सी की दवाइयां देनी की जरूरत तो नहीं है, कंट्रोल करने की जरूरत तो नहीं, उसके साथ साथ दवाइयां उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं है, जो उसको उसके बिहेवियर के कंट्रोल करने के लिए हम उसको साथ बहुत परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंट बिहेवियर रखें पूरे घर में और स्कूल में भी, कि अगर हम उसको एक कंसिस्टेंट बिहेवियर रखते हैं और उसको रिवॉर्ड देते हैं उसके अच्छे काम करने पे, जो कि हम पॉसिबल चीजों को ही उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में दें, या उसको हम पनिशमेंट, जिसमें हम फिजिकल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पनिशमेंट इन द सेंस कि उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजिक फॉर्म में ही दें जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर टेम्पर टैंट्रम या जिदपन पे आ जाता है, हम उसको पनिशमेंट के फॉर्म पे कहें कि हम आपसे आधा घंटा टीवी आपका टाइम ले रहे हैं, जो कि हम कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम कभी आपसे बात ही नहीं करेंगे, आप अगर आप ऐसे जिद पे अड़ेंगे तो, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप अपने बच्चे से कभी ना बात करें, ऐसा होना इम्पॉसिबल है ना। तो हम इसको इस तरह कहेंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपका आधा घंटा टीवी काट देंगे, अगर आपने होमवर्क नहीं किया आपको आधा घंटा टीवी नहीं देखने देंगे, और अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो हम उसको उसका रिवॉर्ड भी दें, और ऐसा रिवॉर्ड दें जो हम दे भी सकते हैं और उसको फुलफिल जरूर करें कि हाँ, आज आपने बिना स्पिल किए खाना खाया तो हाँ, आज हम आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा खेलने के लिए अलाउ करेंगे, या आज आपने वॉशरूम में जाके टॉयलेट किया, आपने अपना बेड बिस्तर नहीं खराब किया, बिस्तर नहीं गीला किया, हाँ तो आज हम आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा खेलने के लिए देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल हमारे बच्चों में, अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बिहेवियर के बच्चों के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर मम्मी अगर इस तरह से कंसिस्टेंट है तो पापा भी इस चीज को इस कंसिस्टेंसी से फॉलो करें, कोई एक स्ट्रिक्ट या कोई बहुत लीनियंट ना हो जाए। ऐसे ही टीचर्स, बाकी फैमिली के मेंबर्स इसी तरह बच्चे को कंडीशन, इसे कहते हैं लर्निंग प्रिंसिपल या कंडीशनिंग। इस कंडीशनिंग प्रिंसिपल को फॉलो करें ताकि बच्चे का बिहेवियर भी कंसिस्टेंट आए हमारे पास। ऐसे हम बच्चों को ट्रेन भी कर पाएंगे, नई चीजें सिखा भी पाएंगे, उनका बिहेवियर भी कंट्रोल कर पाएंगे, और उनको होलिस्टिकली देख भी पाएंगे कि इन बच्चों में डेवलपमेंट हो पा रही है, उन चीजों को जो उनकी हेल्प रिहैबिलिटेशन के लिए चाहिए उनको मिल जा रही है। जैसे कि जो लोग ट्रेन कर पा रहे हैं, हम जैसे एजुकेट नहीं कर पा रहे, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी नई इंटरेस्ट इंकलकेट कर पाना, या उनको आगे मोटिवेट कर पाना कि वो ऐसा इस चीज से अपनी लाइवलीहुड को भी जी सकते हैं। जैसे वो बड़े होते हैं 20s, 30s, 40s की एज में आते हैं, वो इंडिपेंडेंट लिविंग कर पाए अगर सेमी स्किल्ड वर्क कर पाते जैसे कि मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को, हर मेंटली रिटार्डेड बच्चे को उतनी ही अटेंशन की जरूरत है, या वो उतना ही उसको अलग स्कूल में पढ़ाना चाहिए, या उनको अलग ही रखना चाहिए, उनको नहीं पता पढ़ाई हो कर पाएंगे या नहीं कुछ कर पाएंगे। सिवियरिटी के हिसाब से हर बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का अलग होता है, और हर एक को ट्रेन करना, हर एक को का ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन अलग होता है। हर बच्चा यूनिक है और हर बच्चे का ट्रीटमेंट बिल्कुल यूनिक है। उसमें इसके अलावा हम बात करें कि बच्चों में
मेंटल रिटार्डेशन के अलावा बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स और भी होते हैं जो बिहेवियर से एसोसिएटेड होते हैं। ऐसे लोग जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, टेम्पर टैंट्रम्स शो करते हैं, फसी होते हैं, स्टबन होते हैं। और ऐसे बच्चों में जनरली एसोसिएटेड ऐसे इलनेसेस भी आने लगती हैं, जैसे कहते हैं एमआर विद साइकोसिस, या एमआर के साथ कोमोर्बिड बहुत सारी और इलनेसेस हो जाती हैं। तो और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे को बच्चों को मैनेज करना और उनको डायग्नोज करना, पर वो कोएग्जिस्ट करती हैं एडीएचडी के साथ, ऑटिज्म के साथ, लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ, कम्युनिकेशन इश्यूज के साथ। तो उनको हमें साथ के साथ होलिस्टिकली बाकी लोगों के साथ मिलके हेल्प करनी चाहिए ऐसे बच्चों की। कुछ लोग हियरिंग और विजन इम्पेयरमेंट के साथ आते हैं, तो उनके सेरेब्रल पैल्सी के साथ आते हैं। तो हम पीडियाट्रिशियन, सोशल वर्कर, ईएनटी स्पेशलिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सबको एक चीज में लेकर बच्चे को ट्रीट करते हैं। उसके साथ साथ हम बच्चे के पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं कि किस तरह से ट्रेन किया करते हैं उनको, कि उनको कैसे हम ऐसे बच्चों को डील किया जाए, क्या आगे इन बच्चों के साथ लर्निंग की जाए, क्या सिखाया जाए, किस तरह से इनको आगे उनकी लिविंग के लिए हम उनको हेल्प करें। पेरेंट्स को क्या गाइडेंस दे सकते हैं कि वो कैसे उन ऐसे बच्चों के बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकें, अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स के साथ, कंडीशनिंग के साथ। टीचर्स को भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं हम, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा टीचर्स के साथ होता है, स्कूल में होता है, क्लास में होता है। उनका ऑब्जर्वेशन, उनकी बिहेवियर के एनालिसिस बच्चे के बहुत जरूरी होती है। उनका इनपुट भी बहुत जरूरी होता है जब हम बच्चे का कोई भी डायग्नोसिस बनाते हैं और जब उन्हें मैनेज करते हैं। आगे जाके टीचर्स को भी हम बहुत गाइड करते हैं कि हमें मालूम है इतना प्रेशर होता है कि हर बच्चे को इक्वल अटेंशन पे करना है उन्हें, पर इस पर्टिकुलर बच्चे के साथ हम और किस तरह से डील कर सकते हैं और उनको ट्रेन किया जा सकता है, कि सेंसिटाइज किया जा सकता है, कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, उनको आउटकास्ट ना करके, उनको स्टिग्मेटाइज ना करके नॉर्मल बच्चों के बीच में कैसे घुल मिलकर घुलना मिलना सिखा सकते हैं, उनको कैसे आगे लाइफ में क्या परस्यू करें, कैसे परस्यू कर सकते हैं बच्चे, उसके बारे में हम ट्रेन कर सकते हैं। ये था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में मोटा मोटा जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। आगे जाके हम बहुत सारे स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे बच्चों के in the next series, in the series next videos to come. Hope you like this video. Kindly like and share this video. Also subscribe to our channel, Piyushika Mental Health Guide. Thank you.